हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ITI के ट्रेड बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का 4th पार्ट। इस सीरीज़ को हम 7 से 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे तथा साथियों, ITI के CBT एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। मीन्स 100% क्वेश्चंस मेरे द्वारा कराई जा रही इन वीडियो से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तथा इसके अलावा अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम या CITS या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह MCQ सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ हेयर आर देयर। बालों में कितने लेयर होते हैं। तो बालों की जो लेयर होती है वो कितने प्रकार की होती है। जो बालों की जो लेयर होती है वो 3 प्रकार की लेयर होती है। तो साथियों, इससे पहले मैं 3 वीडियो और करा चुका हूँ कॉस्मेटोलॉजी के ऊपर। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देखें, उनमें बेसिक क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तब आप इस वीडियो को देखें। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी लेयर्स ऑफ हेयर आर देयर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ हेयर आर देयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द हेयर कलर डिपेंड्स। जो बालों का रंग है वो किस पर निर्भर करता है। इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हिंदी में इसमें काफ़ी मिस्टेक की हुई है, टाइपिंग मिस्टेक। जैसे बालों का रंग कस लिखा हुआ है तो किस है ये। तो बालों का रंग है वो किस पर निर्भर करता है। तो बालों का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल। जो बालों के विकास के जो कितने चरण होते हैं। व्हाट आर द स्टेज ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल। देयर आर द 3 स्टेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ हेयर कॉल्ड। जो बाल की जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं। तो जो बालों की जो बाहरी लेयर या आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा, क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इन ड्राई हेयर। जो सूखे बाल में कितने प्रतिशत लचीलापन होता है। तो सूखे बाल में जो लचीलापन होता है या फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो होती है 0.2%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पार्ट्स इज पोरोसिटी डिवाइडेड। जो पोरोसिटी होती छोटे छोटे छिद्र या छोटे छोटे छेद। तो हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ पोरोसिटी डिवाइडेड। पोरोसिटी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पोरोसिटी को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं या बड़े छिद्र हो सकते हैं। इस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं पोरोसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच हेयर टाइप इज पोरोसिटी हाई। जो घने बालों की पोरोसिटी की क्षमता अधिक होती है या किस बालों में पोरोसिटी की जो क्षमता है वो अधिक होती है। तो जो पोरोसिटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है ड्राई हेयर या सूखे बाल में जो पोरोसिटी की जो मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेजरमेंट इज यूज टू मेजर द हेयर डेंसिटी। बालों का घनत्व किस माप के द्वारा मापा जाता है। तो बालों का अगर हमें डेंसिटी मेजर करनी है तो हम कैसे, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी, हायर डेंसिटी मेजर करनी है बालों की तो हम करते हैं 1 स्क्वायर इंच। 1 स्क्वायर इंच में जो उसकी जो डेंसिटी है उसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच हेयर फॉल इन कंसिडर्ड नॉर्मल इन ए डे। दिन में कितने बालों का झड़ना सामान्यतः माना जाता है।
अगर एक दिन में जो हमारे जो बाल झड़ते हैं या बाल गिरते हैं तो सामान्यतः जो जनरली एक दिन में जो बाल झड़ने की जो संख्या होती है वो होती है 50 से 100 हेयर, या 50 से 100 बाल है वो हमारे एक दिन के अंदर नॉर्मली झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट विटामिन फॉर द हेयर लॉस। हेयर लॉस के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उसके बाल गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है कि बाल उसके ज़्यादा झड़ते हो, तो उसमें क्या है कि जो उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल है हेयर लॉस वो होता है विटामिन बी। तो विटामिन बी इज़ बेस्ट फॉर द हेयर लॉस। तो ऐसा व्यक्ति जिसके बाल ज़्यादा झड़ते हो तो उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी ग्रहण करना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन हेयर फॉल बी डिफाइंड। जो हेयर फॉल को हम कैसे डिफाइंड करते हैं, तो हेयर फॉल को हम डिफाइंड करते हैं एलोपेशिया के द्वारा हम हेयर फॉल को डिफाइंड करते हैं कि जो बाल है वो कितने झड़ रहे हैं, कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं, कितने कम झड़ रहे हैं, एवरेज झड़ रहे हैं, कितने झड़ रहे हैं, वो एलोपेशिया के द्वारा उसको डिफाइंड किया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ डैंड्रफ आर देयर। जो डैंड्रफ है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली डैंड्रफ के 2 प्रकार होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डैंड्रफ आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ रफ हेयर। जो रफ हेयर है या रूखे बालों की जो मुख्य समस्या है वो क्या होती है। जो रफ बाल होते हैं या रफ हेयर होते हैं उसमें जो मेन जो समस्या होती है वो होती है स्प्लिट्स एंड्स, 2 मुंह वाले बाल पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेयर प्रॉब्लम। जो बालों की समस्या क्या है, मतलब जो बालों की जो समस्या है वो किस कारण से हो रही है, क्यों हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो एलोपेशिया की वजह से हो रही है। तो बालों की जो भी समस्या होती है वो एलोपेशिया की वजह से ही होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ हेयर लाइस। ये बालों में जो जू पड़ जाती है, हेयर लाइस हो जाती है, उसका जो टेक्निकल नाम है वो क्या होता है। तो ये होता है पेडिक्लोसिस। तो पेडिक्लोसिस इज द टेक्निकल नेम ऑफ हेयर लाइस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ ऑयली डैंड्रफ। जो ऑयली डैंड्रफ का जो तकनीकी नाम है वो क्या होता है। तो ऑयली डैंड्रफ का जो तकनीकी नाम होता है वो होता है सबोरिक डेट्रिमेटिड, सेबोइक या सेबोसिस डरमेटिज। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डैंड्रफ। डैंड्रफ क्या है, तो यार मतलब डैंड्रफ से आप क्या समझते हो। तो डैंड्रफ आपने देखा होगा कि बालों में जब डैंड्रफ हो जाता है तो एक वाइट पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वाइट क्रस्ट या सफ़ेद पट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं डैंड्रफ। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एक्सरसाइज आर देयर इन योगिक सूक्ष्म व्यायाम। जो योगिक सूक्ष्म व्यायाम है उसमें कितने व्यायाम होते हैं, कितनी एक्सरसाइज उसके अंदर होती है। तो इसमें होती है 48 योगिक सूक्ष्म व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सर्विकल पावर डेवलप्स एग्जिस्ट इन माइक्रो एक्सरसाइज। जो सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा शक्ति विकसित है वो कितनी होती है, वो तो होती है 3। तो हाउ मैनी, तो देयर आर द 3 सर्वाइकल पावर ऑफ डेवलपर एग्जिस्ट इन माइक्रो एक्सरसाइज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म व्यायाम इज डन टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ द शटरिंग।
जो हकलाने की जो समस्या है को ठीक करने का कौन सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हकलाता हो, तो अगर उसके हकलेपन की समस्या को अगर एलिमिनेट करना है या कम करना है, तो उसके लिए जो व्यायाम होता है वो होता है नेत्र शक्ति विकास शाखा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सूक्ष्म एक्सरसाइज विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड। जो सूक्ष्म व्यायाम है तो शरीर को कहाँ से कहाँ तक के भाग को प्रभावित करता है। अगर हम सूक्ष्म व्यायाम जो छोटे से छोटे व्यायाम करते हैं तो जो बॉडी के जो पार्ट को अफेक्ट करता है फ्रॉम हेड टू टो, जो सर से लेकर पैर तक के भाग को वो अफेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेड टू टो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सूक्ष्म व्यायाम हेल्प टू इम्प्रूव द कंसंट्रेशन पावर। जो एकाग्रता या कंसंट्रेशन की जो शक्ति होती है उसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म व्यायाम मदद करता है। तो जो प्रार्थना व्यायाम होता है वो हमारी जो कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड योगा ड्राइव। तो जो योगा शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो योगा शब्द है वो लिया गया हमारी संस्कृत भाषा से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ योगा आर देयर। तो योगा के कितने घटक होते हैं। तो मेनली योगा के 8 घटक होते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, योगा के 8 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ डाइट आर देयर। जो डाइट है वो कितने प्रकार की होती है। मेनली 3 प्रकार की जो डाइट है वो होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स इन तामसिक डाइट। जो तामसिक जो डाइट है आहार है उसके अंदर क्या आता है। जो मांस है कोई भी, या फिश का मांस है, एग है, अंडे हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं। ये आते हैं तामसिक डाइट्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यौगिक डाइट नोन एज। जो यौगिक डाइट है वो किस यौगिक डाइट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यौगिक जो डाइट है उसको नाम जाना जाता है सात्विक डाइट। तो सात्विक डाइट इज द अनदर नेम ऑफ द यौगिक डाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम इन राजसिक डाइट। या राजसिक जो डाइट होती है या आहार होता है वो किस उसके अंदर कौन सी डाइट आती है। तो जो अल्कोहल है या जो शराब जो होती है वो राजस डाइट के अंदर आती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सात्विक डाइट। जो सात्विक भोजन है या सात्विक आहार भोजन है उसके अंदर क्या आता है। जो मीठे फल होते हैं या स्वीट्स फ्रूट होते हैं वो सात्विक डाइट का एक हिस्सा होता है, उसके एक पार्ट होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सात्विक डाइट। जो सात्विक जो डाइट है उसका मेन बेनिफिट या लाभ क्या है। वो मन की शुद्ध और उसको शांति को बनाए रखता है। मतलब प्योर माइंड, मन का शुद्ध व शांत रखना, ये मेन बेनिफिट होता है सात्विक डाइट का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक वाइल डूइंग द योगा। योगा करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो योगा करते समय हमें सावधानियां ये रखनी चाहिए। तो योग को शुरू करने से हल्के और कम आसन से हमें शुरुआत करनी चाहिए। जो बिल्कुल ऐसा शुरुआत में ही हमें कोई ऐसा योगा नहीं करना है कि उससे हमारे को मतलब कभी पीठ को या गर्दन को कोई पेन हो। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे बिल्कुल हल्के योगा से, बिल्कुल जो छोटा योगा होता है, बिल्कुल आसान जो योगासन होता है उससे हमें शुरुआत करनी है। और मतलब हार्ड इजी टू हार्ड हमें मूव करना है। तो सबसे पहले हम आसान योगा को करेंगे,
जिससे हमें लाइट पेन हो। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए हार्ड योगा की तरफ चले जाएंगे। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, हल्के योगा या आसन को करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, योग की शुरुआत हल्के व कम आसन से करनी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्थूल व्यायाम बेनिफिट इन ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा स्थूल व्यायाम तपेदिक रोग में लाभ पहुंचाता है। तो जो सर्वांग पुष्टि जो स्थूल व्यायाम है वो तपेदिक रोग में बहुत ही उसका लाभ होता है या हमें बेनिफिट पहुंचाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्वांग पुष्टि। जो सर्वांग पुष्टि है या वो क्या है। तो सर्वांग पुष्टि एक स्थूल व्यायाम है या स्थूल व्यायाम कह सकते हो आप कि स्थूल व्यायाम की कैटेगरी के अंतर्गत ये आता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्थूल व्यायाम इंक्रीज द हाइट। तो ऊंचाई या हाइट को बढ़ाने के लिए कौन सा स्थूल व्यायाम किया जाता है। तो मेनली जो हाइट को बढ़ाने के लिए जो हम स्थूल व्यायाम करते हैं वो होता है उनकुर्दना व्यायाम। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्थूल व्यायाम कंसिडर्ड गुड फॉर इम्प्रूविंग द कंसंट्रेशन ऑफ आर्मी एंड पुलिस। जो सेना और पुलिस के लिए जो एक या कोई भी सेना और पुलिस में जो बंदा लगा हुआ है उनकी एकाग्रता या कंसंट्रेशन को बढ़ाने या सुधार करने के लिए कौन से स्थूल व्यायाम को अच्छा माना जाता है। तो ये होता है रेखागति व्यायाम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस व्यायाम को अच्छा माना जाता है जो पुलिस और आर्मी के बंदे के लिए जो उसकी एकाग्रता या कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ स्थूल व्यायाम आर देयर। जो स्थूल व्यायाम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो स्थूल व्यायाम की जो कैटेगरी होती है वो होती है 5 प्रकार के व्यायाम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम कब करना चाहिए, कौन सा समय है जब हमें इस व्यायाम को करना चाहिए। जो स्थूल व्यायाम को हमेशा खाली पेट करना चाहिए और सुबह के टाइम खाली पेट हमें करना चाहिए। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रेस कोड फॉर द स्थूल व्यायाम। जो स्थूल व्यायाम को करते समय हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो स्थूल व्यायाम को करते समय हमें टाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए। जो जनरली हम योगासन या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ढीले कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो स्थूल व्यायाम के लिए जो ड्रेस कोड रखा जाता है वो रखा जाता है टाइट क्लोथ, बिल्कुल कसे हुए कपड़े हमें पहनने चाहिए स्थूल व्यायाम के लिए। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन इज सूर्य नमस्कार डन। जो सूर्य नमस्कार है वो हमेशा किस दिशा में हमें करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार हमें हमेशा पूर्व दिशा में ही करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो सूर्य उदय होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से ही उदय होता है या पूर्व दिशा से ही होता है। तो जो हमें सूर्य नमस्कार है वो हमेशा हमें ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा में ही हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट आसन इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कौन सी क्रिया पहले की जाएगी। तो सूर्य नमस्कार में जो सबसे पहले जो की जाती है, आसन किया जाता है, फर्स्ट आसन या प्रक्रिया की जाती है वो होता है प्रणाम आसन या दंड आसन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फीट एट द टाइम ऑफ द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के समय दोनों पंजों के बीच है वो कितनी दूरी होनी चाहिए। जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे जो दोनों पैर होते हैं उसकी जो बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बोथ शुड बी टुगेदर, दोनों पंजे एक साथ होने चाहिए। उनके अंदर जो गैप है वो नाम मात्र का गैप होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड द विजन इन 7th स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की जो 7वीं
क्रिया होती है में दृष्टि कहाँ होनी चाहिए। जो जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जो उसका जो 7वां स्टेप है, उसमें जो हमारी आँखें हैं नोवेयर, मतलब कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए, ना नीचे होनी चाहिए, ना डाउन में होनी चाहिए, मतलब कहीं भी आँखों को हमें बंद रखना है, मतलब आँखें कहीं नहीं होनी चाहिए। तो जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर लेग विल गो बैकवर्ड द फर्स्ट स्टेप इन द एक्शन ऑफ द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की क्रिया से सबसे पहले कौन सा पैर पीछे की ओर जाएगा। तो जब भी हम सूर्य नमस्कार की क्रिया करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी राइट लेग है या दाया लेग है वो उसको पीछे ले जाया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट टाइम टू डू सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार है वो कौन से समय पर करना चाहिए, या ऐसा कौन सा समय उपयुक्त है जिस समय हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो एट द सनराइज, जब भी सूर्य उदय होता है या जो अर्ली मॉर्निंग जो सुबह का टाइम होता है उसी समय हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एट द सनराइज, सूर्य उदय के समय हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स डज द भुजासन कम इन सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में भुजांग आसन है वो कितने नंबर पर आता है। तो सूर्य नमस्कार में जो भुजांग जो आसन है वो 7वें नंबर पर आता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर परफॉर्मिंग द सूर्य नमस्कार और अदर आसन इट कैप नेसेसरी टू रेस्ट इन ए फिट स्लीप। सूर्य नमस्कार या कोई अन्य आसन करने के बाद जो योग है वो निम्न में से विश्राम करना आवश्यक है। ये हमसे पूछ रहा है कि कोई भी हम, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या कोई भी आसन अगर हम कर रहे हैं तो 2 आसन या 3 आसनों के बीच में कुछ रेस्ट होना ज़रूरी है। तो हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके मतलब बीच में रेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है या गैप देना बहुत ही आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आसन्स आर कंस्टिट्यूटेड इन द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का एक समन्वय है। तो जो सूर्य नमस्कार में जो टोटल आसन होते हैं वो होते हैं 12 या 12 आसन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिटरली नेम ऑफ द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो शाब्दिक का अर्थ क्या है। सूर्य नमस्कार जो शाब्दिक का अर्थ है सूर्य को अर्पण या डेडिकेटेड टू द सन। जो हमने नमस्कार की है वो हम किसको सौंप रहे हैं, सूर्य को। तो सूर्य नमस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य को अर्पण या डेडिकेशन टू द सन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन सम्मिलित नहीं है। तो जो नौकासन है वो एक सूर्य नमस्कार का एक हिस्सा नहीं है या उसके अंदर इंक्लूडेड या उसके अंदर शामिल नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो साथियों ये थे, मतलब अभी तक मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, ये चौथी वीडियो है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेटों को शेयर करें जिसके भी ये काम आ सके। और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों।